हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 27। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। चार ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी जनसंख्या वाला जिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, झाबुआ जिला। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 या 2 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आपको अपना आंसर चुन लेना है और लास्ट तक इस वीडियो को देखकर आपको मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। महाकवि कालिदास किसके राजदरबार के 9 रत्नों में से एक थे। पूछा गया आपसे, महाकवि कालिदास किसके राजदरबार के 9 रत्नों में से एक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे और कालिदास की 2 रचनाएं हैं जो परीक्षा में हमेशा पूछी जाती हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। पूछा गया आपसे, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान पर है और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद जिले में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है 1350 मीटर। इसे भी आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई को भी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया आपसे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण मृगों के लिए। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है। पूछा गया आपसे, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़वानी में। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी शहर में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर इनमें से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मंदसौर दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसास्प था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, चोरल नदी पर। मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना चोरल नदी पर निर्मित की जा रही है। चोरल नदी का उद्गम इंदौर से 55 किलोमीटर दूर जानापाप पहाड़ी से हुआ है और जानापाप पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम भी हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सी फसल रबी की नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी की फसल रबी की फसल नहीं है। सूर्यमुखी एक तिलहनी फसल है और इसे ज़्यादातर जायद मौसम में बोया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। पूछा गया आपसे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह एक गुरुत्व बांध है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन करने में सक्षम
होता है और जो संसद होता है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से मिलकर बना होता है। और मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 12। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पूछा गया आपसे भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया है? आपसे पूछा गया है किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अपनाया गया है और भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र लाहौर में स्थित है। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? पूछा गया आपसे भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आके वहाँ से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कोसी नदी। कोसी नदी भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? पूछा गया आपसे भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी का। भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है, यह कथन गांधी जी ने दिया था और गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पूछा गया आपसे गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? पूछा गया आपसे किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारतों का निर्माण करवाया था और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? पूछा गया आपसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? पूछा गया आपसे उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, राज्यपाल को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है और इसे इसकी पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत और यकृत का भार 1.3 से 1.6 किलोग्राम तक होता है और यह लाल भूरे रंग का होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? पूछा गया आपसे ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राय कोशिका किसका उपयोग करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? 4 ऑप्शन दिए गए और आपसे पूछा गया इनमें से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ट्राइटियम। ट्राइटियम के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है और ट्राइटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 26। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पूछा गया आपसे इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, डी ब्रागली ने। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रागली ने की थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है जैव कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पूछा गया आपसे जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता है और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? आपसे पूछा गया है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पेनिसिलिन की। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन पेनिसिलियम से प्राप्त की जाती है जो कवक श्रेणी का एक मृतजीवी वनस्पति है। इसे नीली हरी फफूंद भी कहा जाता है और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक के तौर पर उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज़ भी रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज़ है वह है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? पूछा गया आपसे एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा और आप लोगों का स्कोर क्या रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।